नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सिर्फ एक लाइन कही। पड़ोस के बांग्लादेश और नेपाल का हाल देख रहे हैं आप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नौजवानों से किसानों तक, मध्यम वर्गीय परिवार से व्यापारियों तक, चीफ जस्टिस की यह बात चर्चा का विषय बन गई कि आखिर पहली बार देश के मुख्य न्यायाधीश ने क्यों कहा कि पड़ोस के देश बांग्लादेश और नेपाल का हाल देख रहे हैं आप। बात चल रही थी राज्यपालों के अधिकारों की। राज्यपाल जिस तरह चुनी हुई सरकार से पास किए हुए विधेयक रोक लेते हैं, महीनों सालों बीत जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, मामला राष्ट्रपति तक पहुंचा, बात उसकी चल रही थी और चीफ जस्टिस ने सवाल किया तुषार मेहता से। गुजरात के मूलतः हैं तुषार साहब, मोदी जी के सबसे करीबी, भरोसेमंद, ताकतवर वकील हैं। उनसे चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत का संविधान बहुत अच्छा है, पड़ोस के देश का देख रहे हैं आप, नेपाल और बांग्लादेश का क्या हाल हो रहा है। लोगों में इस बात की बहस चढ़ी कि चीफ जस्टिस का इशारा किधर था। मैं हमेशा कहता हूं, नौजवानों से कहूंगा, किसानों से कहूंगा, मैं जानता हूं आपके अंदर गुस्सा उबल रहा है। मैं जानता हूं कि आप सरकार के रवैये से नाराज हैं। मैं जानता हूं आप इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने सब कुछ कारपोरेट को दे दिया है। मैं जानता हूं आप मध्यम वर्गीय परिवार हताशा से डूबा जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम गांधी के देश हैं, हम कभी भी हिंसक नहीं हो सकते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह डर बढ़ गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपस में यह बात करने लगे हैं कि कहीं बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, फ्रांस जैसी स्थिति भारत में ना बन जाए? तभी वो कह रहे हैं कि हम बनने नहीं देंगे, हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। ये डर कहां से पैदा हुआ? डर पैदा हुआ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तानाशाही रवैये के कारण। भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह कभी नहीं रहा। अटल जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उससे पहले भी सरकारें थी, कभी किसी ने नहीं कहा एक अकेला सब पर भारी। संघ को बौना कर दिया गया, संघ को औकात दिखा दी गई, हैसियत दिखा दी गई। जेपी नड्डा ने कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो संघ को मार्च सदन कहते थे, मां शक्ति कहते थे, चुप हो गए, डर गए, क्योंकि पीछे खड़ी थी कारपोरेट की बहुत बड़ी ताकत। इस बात का अहंकार कि अमेरिका हमारा दोस्त है, माई फ्रेंड ट्रंप, और बेशुमार ताकत है। 2024 के चुनाव में ये अहंकार टूटा। और मैंने पहले भी कहा था, जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होता है तो आपको कॉन्फिडेंस देता है, भरोसा देता है, और जब ईश्वर आपसे नाराज होता है तो आपको घमंड देता है। आप उस घमंड में चूर हो जाते हैं, और वो घमंड था कि एक अकेला सब पर भारी। और फिर एक एक करके देश में अलग अलग वर्गों में ये गुस्सा फूटने लगा। हजारों किसान, लाखों किसान सड़कों पर आ गए, किसान बिल का विरोध करने आ गए। 700-800 किसान मर गए। राजा पर फर्क नहीं पड़ा। राजा पर फर्क तब पड़ा जब चुनाव आ गए और राजा ने कहा कि ये किसान मेरी दुकान बंद कर देंगे। तो राजा ने भरे दिल से कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मैं ये बिल वापस लेता हूं। गोदी मीडिया, जिसने जब ये बिल आए थे तो कहा था ये मोदी जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये बिल वापस हो गए तो फिर गोदी मीडिया ने कहा ये मोदी जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। देश के लोगों के अंदर मैं जानता हूं कि गुस्सा गोदी मीडिया को लेकर है। आज दिन भर सोशल मीडिया में नेपाल के उस अखबार के दफ्तर की फोटो चलती रही फोटो, उसमें आग लगती हुई दिखाई देती रही। लोग नीचे लिखते रहे कि याद रखिए, जब तानाशाह के खिलाफ परिवर्तन होता है तो पहला निशाना गोदी मीडिया बनता है, जो राजा की चाटुकारिता में दिन रात लगा रहता है, जो जनता को उसके हक नहीं दिखाता। इस देश में कभी ऐसी क्रांति नहीं होगी, ऐसी खूनी क्रांति नहीं होगी, लेकिन देश के लोग गुस्से में तो आएंगे। गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए अहिंसक प्रदर्शन तो करेंगे, अपनी बात तो कहेंगे, कह रहे हैं बात। ये गोदी मीडिया जो दिन भर साहब के इशारे पे हिंदू मुसलमान करता है, उसके खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं।
नेपाल में भी गोदी मीडिया के कुछ चैनलों को देखकर, माइक देखकर लोगों ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया, दुनिया में एक के बाद एक देशों में क्रांति हो रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। जहां जहां सरकार की आर्थिक नीतियां फेल हो रही हैं, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीफ जस्टिस बहुत होशियार है, बहुत अक्लमंद है, बहुत सार्थक टिप्पणी करने वाले इंसान है। वो गगोई साहब की तरह बिना रीढ़ की हड्डी के आदमी नहीं है जैसे राज्यसभा दिख रही हो। एक एक लाइन उसके शख्स के मुंह से कही हुई बहुत दूर तक जाती है। और जब उसने कहा कि पड़ोस के बांग्लादेश और नेपाल में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए, तो इस बात के जितने अर्थ आप सोच सकते हैं, अर्थ 1000 गुना उससे ज्यादा थे, लाख गुना उससे ज्यादा थे। देश को करीब से जानने वाला, देश को अपने से ज्यादा प्यार करने वाला कोई भी शख्स ये कहेगा कि भारत में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, जिस तरह चुनाव आयोग को बंधक बना लिया गया है, मजबूरी में गली गली में नारे लगने लगा वोट चोर गद्दी छोड़, ये क्या लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? जब 65 लाख लोगों के वोट चुनाव से ठीक पहले काट दिए जाएं, जब राज्यों में लाखों वोट, करोड़ों वोट चुनाव से ठीक पहले जोड़ दिए जाएं, तो जनता क्या करेगी? घर पर बैठी रहेगी, पकौड़ी बनाती रहेगी और कहती रहेगी कि राजा का इकबाल इतना बुलंद है कि वोट किसी को डालो जाएगा राजा को। एक कवि हैं, हास्य कवि हैं, मैंने पहले भी कहा, मैंने उनकी कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि सब पार्टियां अपना अपना अभियान चला रही थी, प्रचार अभियान चला रही थी। कांग्रेस ने कहा हाथ के पंजे पर बटन दबाइए, समाजवादी पार्टी ने कहा कि साइकिल पर बटन दबाइए, मायावती ने कहा कि हाथी पर बटन दबाइए, और फिर बीजेपी ने कहा बटन कहीं भी दबाइए, वोट तो इधर ही आएगा। व्यंग्य की कविता थी, लेकिन ये व्यंग्य आज इस देश के आम लोगों के अंदर चला गया। जब वोट चोरी खुला, वोट चोरी का मामला खुला, तो लोगों के मन में ये चला गया कि वास्तव में खेल तो ऐसे ही होता है। ये चला गया कि वास्तव में, हकीकत में चीजें तो ऐसे ही बनती और बिगड़ती हैं। लोगों के जहन में चला गया कि ये बात सच है कि वोट चोरी हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, जब ये एक बार टूटता है तो लोकतंत्र के प्रति आस्था में, विश्वास में चीजें दरकती हैं। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ू चटकाए, टूटम से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। ये गांठ क्या अब इतनी बड़ी हो गई है, ये धागा क्या अब इतना टूट गया है कि लोकतंत्र के इस धागे को पुनः जोड़ने में, पुनः बनाने में हमको लंबे साल लगेंगे। ये नफरत के बीज अब इस समाज में इतने बो दिए गए हैं कि उनको खत्म करने के लिए बहुत साल लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर ये डर लगने लगा है, ये डर पैदा होने लगा है कि अगर चीजें नहीं संभली तो क्या चीफ जस्टिस जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पड़ोस के बांग्लादेश और नेपाल को देखिए, और ये बात अंदर दबी छुपी रहती, ये डर अंदर दबा छुपा रहता। अगर निशिकांत दुबे जैसे सांसद ने खुलकर ये बात ना कह दी होती, निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट नहीं कर दिया होता, एक हमारे 4 PM का थंबनेल लगा के ये नहीं लिख दिया होता कि हमारी संसदीय समिति की सिफारिश के बाद हमने लोकसभा अध्यक्ष को कह दिया है कि वो ट्विटर, फेसबुक, एक्स, इन सबको ब्लॉक करने की एक नियम बनाए कि जो भी गलत लगे उसको ब्लॉक कर दे, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। नेपाल में क्या था? नेपाल में यही तो था। नेपाल में सोशल मीडिया बंद कर दिए गए, नेपाल में सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिए गए और लाखों लोग सड़क पर आ गए। नतीजा क्या हुआ? वहां के मंत्रियों को घर छोड़ के भागना पड़ा, सड़क पर मंत्रियों की पिटाई कर दी गई, प्रधानमंत्री को सेना हेलीकॉप्टर से निकाल के ले गई। और क्या था? सोशल मीडिया बंद करने के बाद जनता का उबाल था, जनता सड़क पे थी। फिर आखिर अभी 48 घंटे के अंदर निशिकांत दुबे को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि हम भारत को नेपाल, थाईलैंड नहीं बनने देंगे? निशिकांत दुबे के बाद ये कहते ही ये बात समझ में आ गई लोगों को कि सरकार डर गई है। सरकार डर गई है कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है, कहीं भारत के लोग नाराज तो नहीं होंगे।
मैं हमेशा कहता हूं कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं लोग उससे डरना बंद ना कर दें। भारत में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करके चुनाव आयोग को बंधक बना के साहब राजनीति कर रहे हैं, अपने ही सांसदों को दबा रहे हैं। लोग किसी से भी पूछ लीजिए, वो एक सांस में लाइन गिनाएगा, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ। अपने ही पार्टी के नेताओं को बौना कर रहे हैं साहब, अपनी ही पार्टी के नेताओं को उपेक्षित कर रहे हैं साहब। दूसरे दलों के सबसे करप्ट, सबसे बेईमान, सबसे भ्रष्ट, बलात्कारी, हत्यारे सब नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं साहब। और जिन कार्यकर्ताओं ने सालों तक दरी बिछाई, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे, जो संघ के झंडे को सलाम करते रहे, प्रणाम करते रहे, जो गुरु दक्षिणा देते रहे, जो शाखा लगाते रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते रहे, वो क्या जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में झाड़ू लगाते रहेंगे? और कांग्रेस से आया हुआ नेता कहीं डिप्टी सीएम बनेगा, कहीं सीएम बनेगा। जिसमें आप भ्रष्टाचार की किताबें निकाल ले, वो एक दिन चमकता हुआ सितारा भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा। क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर ऐसी भ्रष्ट सत्ता मुझे चिमटे से भी पकड़नी पड़े तो मुझे वो स्वीकार नहीं है, मैं ऐसे भ्रष्ट तंत्र को चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करूंगा। एक वोट मैनेज करना क्या बड़ी बात होती है? वाजपेयी जी ने नहीं करी कोशिश, सरकार गिर गई। वो भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, हत्यारों, डकैतों, चोरों का एक झुंड बन गया है। सारे सारे दागी नेता आ जाते हैं, ऐसे ही आते हैं, इधर से जाते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, उधर से निकल आते हैं, और फिर हम सब खामोश रहेंगे, भाजपा के नेता खामोश रहेंगे। चिंगारी लग गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सुगबुगाहट शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कुछ दिनों बाद हो सकता है साहब के लिए डिमांड आए कि आपने जो मार्गदर्शक मंडल तैयार किया था लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के लिए, आइए साहब, वहां बिस्तर लग गया है, वहां सोफा लग गया है, आप भी उस मार्गदर्शक मंडल में विश्राम करिए। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, फैसला आप कीजिए, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।